तो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के जितने भी अपने फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज़ में बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले ज़्यादा चांसेस होते हैं उन क्वेश्चनों को। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लेट के, बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? यानी कि आपकी फोकस दूरी ऋणात्मक पूछी जा रही है, यानी कि आपसे एफ़ की बात की जा रही है। एफ़ जो होती है वो नेगेटिव किस दर्पण में होती है, ये आपको पता होगा। आपने अपने दर्पण की अच्छे से क्लास की होगी तो आपको बता दें अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण में फोकस जो होती है हमेशा नेगेटिव होती है और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होती है। हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो उसका पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा है 25 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 मिलीमीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, 25 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, सामान्य दृष्टि के लोगों के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। इसको आप ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई आपके लिए हो जाती है क्योंकि बहुत से एग्जामों में इसे पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, मानव आँखों की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। पहला है आभासी और सीधा, दूसरा है वास्तविक और उल्टा, तीसरा है सी नंबर में आभासी और उल्टा, चौथा है वास्तविक और सीधा। देखिए, ह्यूमन की जो आँखें होती है यानी मानव की जो आँखें होती है उसकी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यह इस पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी और उल्टा। और यहाँ से जो न्यूरॉन्स जाते हैं मस्तिष्क में, उसे सीधा करके हमें बताती है। यानी कि मनुष्यों के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक यानी कि आभासी बनता है और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश या आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। उसका ऑप्शन सुन लीजिए आप। उसका ऑप्शन है ए, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आकाश का रंग जो हमें नीला दिखाई पड़ता है वो क्यों दिखाई पड़ता है इसकी देखिए। पर पहला पर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन क्या होता है कि अगर एक समतल पृष्ठ है तो इस पर जो प्रकाश की किरणें आएगी और पुनः वह अपने माध्यम में लौट जाएगी, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और दूसरा क्या? प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की क्रिया क्या होती है? मान लीजिए वायुमंडल में छोटी छोटी जो कणें होती है उस पर जब प्रकाश पड़ती है तो वो कणों क्या करती है? इस प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में भेजती है, यानी कि अलग अलग दिशाओं में जाती है प्रकाश इस कणों के टकरा कर। मान लीजिए यहाँ पर एक कण है, इस पर जो प्रकाश आई उसे टकरा कर इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में गई है, तो यह क्या हो गया? प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। यानी कि छोटे कणों से टकरा कर अलग अलग दिशाओं में बिखरने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और तीसरा क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? मान लीजिए यह कोई और माध्यम है, ये कोई और माध्यम है। मान लीजिए यह वायुमंडल है और यह हमारा द्रव्य है, तो इस पर जो प्रकाश की किरणें आएगी और इस माध्यम में आएगी तो वो अपने कोण से विचलित हो जाएगी। मान लीजिए यह ऐसी प्रकाश की किरणें आ रही थी, जब ये इस माध्यम द्रव्य माध्यम में आती है तो यह अपने इस तरह से ना आके इस तरह से आती है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। तो पूछ रहा है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पर कैसे होगा? मान लीजिए वायुमंडल में छोटी छोटी कणों है और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों इस किरणें इनसे टकराकर पुनः आकाश में जाती है, तो इससे आकाश का कलर नीला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा किस दर्पण में बनता है, आइए देखते हैं। तो वह है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो समतल दर्पण जो होती है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब समान रूप में एक जैसी ही दिखाई पड़ती है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? वो बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनने के कारण इसे हम साइड मिरर के रूप में भी यूज करते हैं। आपको पता होगा, आपने अच्छे से चैप्टर किया होगा। तो हमेशा याद रखने कि अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, अवतल में 4 लेटर हैं, यानी कि उत्तल से ये बड़ा है शब्द, इसीलिए इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल उस अवतल की अवस्था में छोटी है तो इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है?
ए गैल्वेनोमीटर, बी मोटर, सी जनरेटर, डी वोल्ट मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। जहाँ गैल्वेनोमीटर किसी भी परिपथ में जो विद्युत धारा होती है उसकी उपस्थिति को बताता है, यानी कि किसी तार में करंट फ्लो हो रही है नहीं, एक गैल्वेनोमीटर से हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। जी, हम मैक्सवेल ने दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया था। आइंस्टाइन ने क्या दिया था? E = mc²। फ्लेमिंग का क्या है? राइट हैंड अंगूठे का नियम है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसे हमेशा याद रखना है। ओम क्या है? ओम किसका SI मात्रक है? तो वह है दोस्तों प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम। जबकि एम्पियर क्या है? यह विद्युत धारा का है। जबकि कूलम क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है काल्पनिक, ऑप्शन बी है वास्तविक, ऑप्शन सी है वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? ये चुंबक हुई, यहाँ से जो रेखा नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, ठीक इस तरह से नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, तो इसकी प्राकृतिक पूछ रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो रेखाएं होती है ये हमेशा काल्पनिक होती है। इसे कोई रियल में कोई रेखा नहीं होती है, लेकिन ये काल्पनिक है। हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इसे माना है, एक तरह की रेखा काल्पनिक रेखा होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है? वह काल्पनिक रेखा होती है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्दी पहुंचती रहे।